कहाँ तक है लास्ट क्लास में? उससे एक्सपोनेंट वाला डिस्कशन कर रहे थे, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइमिंग एंड डिस्कशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस हुआ था, ऑर्डर डज मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। उसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n सिमिलर ऑब्जेक्ट इनटू r डिफरेंट। अगर आपके पास n सिमिलर ऑब्जेक्ट है और इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है r डिफरेंट ग्रुप में, राइट? दो केस में कैसे करेंगे? सपोज आपको दिया जाए कि 5 आपके पास सिमिलर बॉल्स है और हमें 5 सिमिलर बॉल्स को 3 अलग अलग बॉक्सेस जो अलग अलग दिख रहे हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 सिमिलर बॉल्स को 3 अलग अलग दिखते बॉक्सेस में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तब कितने वे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? तो मुझे आपके पास 3 बॉक्स है, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, मे बी कलर अलग होगा, मे बी साइज अलग होगा, तो नाम दे देते हैं, बट जो बॉल्स है वो सारे सिमिलर है। अब आपको बोलते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, आपको कंडीशन दीजिए कि नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, तो भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो फिर अगर डिस्ट्रीब्यूट करना तो कैसे करेंगे? अगर को देखा जाए तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा भाई, आपके पास अगर बॉक्स को खाली नहीं रखना है तो मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ 3 बॉल डाल देता हूँ, यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, पर आप कौन से 3 बॉल डालते हो वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे बॉल सिमिलर। पर हाँ क्वांटिटी से फर्क पड़ेगा क्योंकि बॉक्स अलग अलग है, 3-1-1, 1-3-1, 1-1-3। अगर यही चीज अगर बॉक्सेस भी सिमिलर होते तो मेरे लिए तीनों में से एक ही होती, क्योंकि फिर क्या फर्क पड़ता, बॉक्स में तो तीनों ए ही है तो सेम ही दिखते हैं, फिर ये आप लोग के 3 अलग अलग चॉइसेस काउंट नहीं होती। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी एक पॉसिबिलिटी 2-2-1 की पॉसिबिलिटी बन सकती है, 2-1-2, 2-2-1, 2-1-2 और 1-2। तो 5 यहाँ पर हो रहे हैं, तो आप देखो तो कितनी पॉसिबिलिटी मिली? 6। यहाँ पर मुझे 3-3-3 या 3-3-1 करने की, सॉरी 5-3-3 करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे को और फिर सारे बॉल सिमिलर, तो कितनी चॉइस मिली? 6 चॉइस मिली। तो अब की बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बट कैसे ऑब्जेक्ट को? सिमिलर ऑब्जेक्ट को। अब अगर यहाँ पर अगर 0 एडमिसिबल होता, 0 एडमिसिबल का मतलब क्या है कि बॉक्स खाली रहे तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आपकी चॉइस बढ़ेगी, तो ये भी हो सकता है मैंने इसमें 5 डाल दिए, दोनों में कुछ भी नहीं डाला, फिर यहाँ पर आप लोग 4 डालो, यहाँ 1 डालो, यहाँ 0 डालो, जैसे अलग अलग और भी चॉइसेस बनेगी और वो सारी यार मैं मैन्युअली काउंट कर सकता हूँ और इसमें आप कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते हो, जो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट काम नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चन या तो फिर मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा, तो जब मैन्युअली ऐसे क्वेश्चंस को करना चालू करते किया था तो अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पे अलग अलग जो आंसर आ रहा था उसका जब पैटर्न देखा गया तो पता चला कि जब 0 इज एडमिसिबल, 0 इज एडमिसिबल का मतलब क्या है कि बॉक्स खाली रहेगा तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पर जिससे हमारा आंसर बन रहा था, तो जो पैटर्न बन रहा था वो था आप लोगों का n+r-1 C of r-1, जिसमें n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, r जिसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आप लोग का n+r-1 C of r-1 यूज करना है। if 0 is not admissible, 0 एडमिसिबल नहीं है तो फिर आपकी चॉइसेस कम हो जाएगी और वो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो पैटर्न को फॉलो करते हो पैटर्न है n-1 C of r-1। जैसे इस केस में n कितना है? 5, r कितना है? और इसको आप ले करूंगा तो 5-1 4 C of 3-2 42 का आंसर। अब देखो तो 6 पॉसिबिलिटी है 1 अगर 0 एडमिसिबल होता 3 वाला यूज करता तो n5 r 3 तो 5 + 3 8 8-1 7 C 2 तो आंसर कितना हो जाएगा? 21। तो फिर सीधी बात आपकी चॉइसेस ज्यादा होगी तो कितनी चॉइस मिलेगी आपको? 21। तो जब भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, अगर आपको सिमिलर ऑब्जेक्ट हो तो आपके पास दो केसेस होंगे, तो 0 एडमिसिबल होगा तो 0 एडमिसिबल नहीं होगा, दोनों का शॉर्टकट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे।
पर मेन प्रॉब्लम वापस वही है ना कि पता तो चले कि कंसेप्ट यूज करना है, क्वेश्चन देख के पता तो चलना चाहिए कि आपको ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। जैसे अगर आपका किया जाता है ये आपको बोला जाए कि XYZ पॉजिटिव इंटीजर्स है, XYZ पॉजिटिव इंटीजर है और उनका प्रोडक्ट 60 आना चाहिए। जैसे कितने कितने बेस ला मुझे X into Y into Z 60 चाहिए और XYZ के आपके पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि जब आपका XYZ 60 हो जाए। तो फिर क्या करेंगे अब इस केस में? पहले तो आप कैसे क्वेश्चन में 60 के पहले प्राइम फैक्टर डिसाइड करना, 60 के प्राइम फैक्टर डिसाइड करेंगे तो 60 में 2 कितनी बार आएगा? 2 ही बार आएगा। 2 फर्स्ट टाइम करोगे तो 30, फिर वापस करोगे तो 50, 3 1 टाइम 5 टाइम। ठीक है, XYZ का प्रोडक्ट 60 चाहिए, इसका मतलब समझ आ रहा है कि आपको तीन ऐसे नंबर चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट तो 60 आना चाहिए। जैसे 61 161 1160 32 1 231 451 ऐसे अलग अलग कितनी चॉइसेस आप बना सकते हैं। या तो फिर मैं मैन्युअली काउंट करूं, राइट? पर मैं मैन्युअली काउंट कर लूंगा तो 60 छोटा नंबर है तो फटाफट हो भी जाएगा, उसमें भी हो सकता है कि अगर रह भी जाए तो हम वो करेंगे। हम क्या करेंगे, एक तरह से 2 आपके पास कितनी बार है? 2 बार है। 2 कितनी बार है? और वो जो 2 2 बार है आपके पास, जैसा मान लो कि 2 नाम के मेरे पास 2 बॉल है, 2 लिखे हुए, 2 नंबर के मेरे पास कितने बॉल है? 2 बॉल है और मुझे 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं सोच सकते हैं दोनों बॉल एक ही बॉक्स में डाल दो, X को ही दे दो। हो सकता है कि एक 2 में X को दो, एक 2 में Y को दो। हो सकता है कि मैंने 2 Z दोनों 2 को Z को दे दिया, कुछ भी पॉसिबल है। इसका कि आपके पास 2 बॉल है और 3 बॉक्स है, 2 बॉल है 3 बॉक्स है और 0 एडमिसिबल। 0 एडमिसिबल का मतलब कैसे कि दोनों को आप X को दे सकते हो, Y और Z खाली रहेगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। 2 को लेके तो फिर कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगा इस 2 के लिए? 2 बॉल 3 बॉक्सेस 0 एडमिसिबल है, तो 2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1 यूज कर लूंगा। n कितना है? 2, r कितना है? 3 c ऑफ 3 माइनस 1 2 प्लस 3 5 5 माइनस 1 42 2 नंबर के बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 6। अब 3 नंबर का बॉल एक ही बार है, एक ही बॉल है 3 नंबर का, उसको आपको कोई भी एक बॉक्स में डालना है, एक ही है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक बॉल 3 बॉक्सेस, बॉक्स खाली रहेगा तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो उसमें भी अगर ये n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1 यूज करता हूँ तो n की जगह पर क्या आएगा? 1, एक ही बॉल है। r की जगह पर 3, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 c ऑफ 3 माइनस 1 4 माइनस 1 3 2 या 3 1 का आंसर 3। इसका आप ये भी कर सकते हो, एक ही बॉल था तो 3 में से बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, उसमें बॉल डाल दिया, 3 में से एक बॉक्स सिलेक्ट कर लिया और उसमें वो बॉल डाल दिया, तो भी आप डायरेक्टली रिप्लेसमेंट बोल सकते हो। 5 कितनी बार है? एक ही बार है, मतलब 5 नंबर का एक बॉल है, उसको आप 3 में से किसी एक बॉक्स में डालना चाहते हो तो उसके लिए भी रिसीवन चॉइस होगा। तब 2 को लेके कितनी चॉइस आई थी? 6। 3 को लेके 3, 5 को लेके, जब तक मैं तीनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेता तब तक मेरा काम खत्म नहीं हो रहा। तो 6 into 3 into 3 54 कितना हो जाएगा? मतलब XYZ का प्रोडक्ट आपको 60 के जैसे कितने वजह से कर सकते हो? 54 वैसे कितने वजह से कर सकते हो? 54। तो 54 में मैं 2-3 वे लिख देता हूँ, जैसे 61 161 1160 231 1230 ऐसे सारे लिखने बैठोगे तो कितने बन जाएंगे आपके टोटल? 54। तभी इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नाम भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का, बट एक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्वेश्चन देखिए यही नहीं सुना कि पीएचडी कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये तो याद करके चले ही जाने वाले हो, इसमें कोई तो चीज याद करनी है और हमें समझ में आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट इसमें लगेगा। आपको दिया जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x y z आर इंटीजर। तब इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा?
12 बॉल, तीन बॉक्स। पहले बॉक्स में मिनिमम एक बॉल तो डालना ही है, सेकंड बॉक्स खाली रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड बॉक्स में मिनिमम 2 बॉल तो डालना है। तो फिर मैं कितने वे सब इसको काम कर सकता हूँ? मतलब 12 बॉल को 3 बॉक्स में डालना है विद दिस कंडीशन, तो मेरे पास कितनी इक्वेशंस होगी? वापस मैन्युअली करने का मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट है, पर डिस्ट्रीब्यूशन आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं कर पाओगे बिकॉज ये वाला जब केस है उसमें जीरो ही एडमिसिबल, तो हर बॉक्स में फिर जीरो एडमिसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बॉक्स में और 2 बॉक्स में नहीं होगा तो चलेगा, ये तो सारे बॉक्स में हो तो साफ नहीं ना। इसका लिए मुझे तीनों को सेम प्लेटफॉर्म पे ले जाना पड़ेगा। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मैं 1 को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी था, 2 को शिफ्ट करूंगा तो z - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये x - 1 को हम कैपिटल X नाम दे देते हैं, y का तो कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको कैपिटल Z नाम दे देते हैं। तब पूरा स्टेटमेंट बदल जाएगा। x - 1 को आपने क्या लिया, कैपिटल X, तो स्मॉल x क्या होगा, कैपिटल X प्लस 1, y ऐसे ही है। z - 2 को कैपिटल Z दिया तो स्मॉल z क्या होगा, कैपिटल Z प्लस 2 इक्वल टू 12, तो क्या हो गया, कैपिटल X प्लस y प्लस कैपिटल Z इक्वल टू 9। अब पूरा क्वेश्चन बदल के वैसा हो गया कि अब आपके 12 बॉल नहीं 9 ही बॉल है और 3 बॉक्स में डालना है और तीनों में 0 एडमिसिबल है। तो फिर n प्लस r माइनस 1 CO r माइनस 1, तो 12 माइनस 1 11 C2, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 55। तो हमारे पास 55 चॉइसेस होगी, 3 पॉजिटिव इंटीजर एडिशन 12 है जिसमें x मिनिमम 1 होना चाहिए, z मिनिमम 2 होना चाहिए और y 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगी ऐसी, 55। इसमें अब देखो तो कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम नहीं है। आपको दिया जाए कि x प्लस y प्लस z आप लोगों को 13 चाहिए, बट सारे के सारे ऑड इंटीजर्स ही होने चाहिए, तो क्या बोलोगे आंसर? x y z ऑल आर ऑड इंटीजर्स, कैसे इंटरप्रेट करोगे? 13 बॉल, कितने बॉक्स? 3 बॉक्स, पर हर बॉक्स में आप 4 नंबर ऑफ बॉल्स ही डाल सकते, सभी वन नंबर ऑफ बॉल्स को नहीं रख सकते। तो क्या कर सकते हैं, और नंबर में रखना है तो और नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे, 2n प्लस 1। x को ले लेते हैं 2p प्लस 1, x को ले लेते हैं 2p प्लस 1 और p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y को ले लेते हैं 2q प्लस 1, then q is also greater than equal to 0 and z equal to 2r plus 1 where r is greater than equal to 0। ये x y z की वैल्यू अगर यहाँ रखा जाए तो 2p plus 2q plus 2r is equal to 10, ये 1 plus 1 plus 1 3 को तरफ से ले लिया तो p plus q plus r equal to 5। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 5 बॉल 3 बॉक्सेस एडमिसिबल, तो n प्लस r माइनस 1 CO r माइनस 1, ठीक है। फिर आप लोगों को PYQ कर रहा हूँ तो उसमें क्वेश्चन आया होगा आपके सामने स्टार्टिंग में, जिसमें ये है क्वेश्चन कि एक बच्चा आइसक्रीम पार्लर जाता है आइसक्रीम परचेज करने के लिए, राइट। तो बच्चा आइसक्रीम पार्लर जाता है आइसक्रीम खरीदने के लिए, उस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसा था कि भाई उसके पास उतना ही फंड या उतने ही पैसे हैं जो 5 आइसक्रीम के बॉक्स खरीद सकता है, राइट। मतलब मान लेते हैं 5 फैमिली पैक उसको लेना है और जिस आइसक्रीम पार्लर में जाता है वहां पर 6 अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम। हम भी अगर आइसक्रीम पार्लर जाते तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, कौन कौन से फ्लेवर है, या तो सामने आगे क्या पूछते हैं कौन से फ्लेवर की चाहिए। तो उस आइसक्रीम पार्लर जहाँ पर गया वहां पर 6 फ्लेवर की आइसक्रीम थे, उसको खरीदना कितने, 5 आइसक्रीम के डब्बे। तो उसके उस बच्चे के पास कितनी चॉइस हो गया आइसक्रीम के डब्बे, 65। अब फ्लेवर्स को थोड़ी खरीदो, 6 फ्लेवर है भाई। ऐसा हो सकता है कि मुझे अगर अमेरिकन ड्राई फ्रूट पसंद है तो मैं सारे के सारे डब्बा अमेरिकन ड्राई फ्रूट ही खरीदूंगा। 65 का मतलब क्या हुआ, 6 में से 5 फ्लेवर आपने सिलेक्ट किया, फिर करोगे क्या 5 फ्लेवर, 6 फ्लेवर 5 खरीदने हैं, तो मेरे पास कितनी चॉइस,
2:5 है। छह फ्लेवर है, 5 आइसक्रीम के डब्बे खरीदने हैं, तो मेरे पास टोटल कितनी चीजें होगी खरीदने के लिए? जैसे तो सब जाएंगे, निकल जाएंगे उसी में। 6 बॉल्स और 5 बॉक्सेस वाले। मान लेते हैं कि हमारे पास 6 फ्लेवर जो है उसको कुछ नाम दे दो आप। सपोज आपने नाम दे दिया ABCDE है, ठीक है। अब जब 6 फ्लेवर है, वो 6 फ्लेवर को हम कुछ नाम देते हैं। तो A फ्लेवर, B फ्लेवर, C फ्लेवर, D फ्लेवर, E फ्लेवर और F फ्लेवर। तो मेरे पास A फ्लेवर में से कितने आइसक्रीम के डब्बे खरीद रहा हूँ? मैक्सिमम 5 ले और 0 भी ले, तो ना भी हुए भी तो चलेगा। तो मेरी चॉइस है कि भाई मुझे थोड़ी कि हर फ्लेवर में से लेना ही लेना है। ऐसा हो सकता है कि A फ्लेवर के आइसक्रीम का डब्बा मुझे A फ्लेवर पसंद नहीं है, तो वो मुझे लूँ ही पॉसिबल है। तो मान लेते हैं कि A में से अगर मैंने स्मॉल नंबर ऑफ बॉक्सेस खरीदे, A फ्लेवर से कितने डब्बे खरीदे? स्मॉल है। B फ्लेवर के स्मॉल B, C फ्लेवर के स्मॉल C, D फ्लेवर के स्मॉल D, E फ्लेवर के स्मॉल E और F फ्लेवर के स्मॉल F। ये क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ आइसक्रीम है ना। यहाँ से आपने A आइसक्रीम के डब्बे खरीदे, यहाँ से B, यहाँ से C, यहाँ से D, यहाँ से E और यहाँ से F, और इसका टोटल भी 5 हो जाना चाहिए। मुझे 5 ही डब्बे खरीदे। और ये स्मॉल A से लेकर स्मॉल F हर एक की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हो सकता है मैं फ्लेवर की एक भी ना लूं, सही है। तो पूरा क्वेश्चन क्या होगा? 5 बॉल 6 और 0 एडमिसिबल है। तो n प्लस r माइनस 1 CO r माइनस 1, तो 11 माइनस 1 तो 10 C5 250। तो मेरे पास 250 टू 20 होगी उस आइसक्रीम को खरीदने के लिए। तो वापस क्वेश्चन में जो भी मैं आपको कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी नहीं, बट वो आपको समझ में आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, ठीक है। फिर इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो गया। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा हो सकता है कि आपको जब डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए तो डिसिमिलर, ये वाला समझ आया। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसका है। इसमें नंबर कुछ भी दे देंगे आपको, छोटा बड़ा नंबर, आप उसको पहले प्राइम फैक्टर से डिवाइड कर लो, राइट, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यूज कर लो। कौन से लेना बताओ? 1260 x y z आपको 1260 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 1260 का प्राइम फैक्टर्स बता लूंगा। 2 लूंगा तो 2 लूंगा तो सबसे पहले आएगा 630, फिर वापस 2 लूंगा तो 630 का 315, तो 2 दो बार आएगा 315, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 315, 105, 105 वापस 3 से डिवाइड होगा 35, 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 1 टाइम आएगा, 7 तब 2 कितनी बार है? 2 बार। और मुझे कितने बॉक्सेस में डालना है? मतलब 2 नंबर के 2 बॉल है, 3 नंबर के 2 बॉल है, 5 नंबर का 1 बॉल है और 7 नंबर का 1 बॉल है। तो 2 बॉल को 3 बॉक्सेस में डालना, बॉक्स खाली रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें n प्लस r माइनस 1 C ऑफ r माइनस 1, n की जगह पर 2, r की जगह पर 3 है ना। तो यहाँ पर k, तो इसका आंसर 6 आएगा, इसका भी आंसर 6 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। कि 3 में से बॉक्स सिलेक्ट करके 5 डाल दूंगा, इसका भी 3 आएगा। 12 into 36 into 6, सॉरी 9 ना, 54 कितनी चॉइस हो जाएगी आपके? 324 चॉइस। तो छोटा नंबर और बड़ा नंबर कुछ रखा नहीं पता।
फिर ये जो n सिमिलर ऑब्जेक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी जगह पर अब हम लोग n डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है बट n डिसिमिलर ऑब्जेक्ट into r डिफरेंट। अब सेम क्वेश्चन है, 5 बॉल है पर 5 अलग अलग लिखने हैं और 3 अलग अलग दिखते हुए बॉक्स है। आपको एक 5 डिफरेंट बॉल्स को 3 अलग अलग दिखते बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है when 0 is not admissible। तो मेरे पास कितनी चॉइस है? पहले तो 0 is admissible, तो कितनी चॉइस होगी? आपको 5 बॉल दिया जाए जो अलग अलग कलर के सारे अलग दिखते हैं और 3 बॉक्सेस है वो भी अलग अलग दिखते हैं। अब आपको 5 बॉल को 3 बॉक्सेस में डालना है when 0 is admissible, तो मेरे पास कितनी चॉइस होगी? पांच बॉल को 3 बॉक्सेस में डालना है तो मेरे पास कितनी चॉइस होगी? 21। 5 में आप सब सोचो विजुलाइज करो आपके हाथ में 5 बॉल है और आपके सामने 3 बॉक्स पड़े हुए और आपके हाथ में एक भी बॉल लास्ट में बाकी नहीं रहना चाहिए, तो क्या आंसर होगा? तो हर बॉल के लिए मेरे पास कितनी चॉइस होगी? 3। भाई कोई भी बॉक्स को सिलेक्ट करूँ उसके अंदर बॉल डाल दूंगा, है ना। हर बॉल के लिए मेरे पास कितनी चॉइस होने वाली है? 3 चॉइस होने वाली है। जैसे 3 चॉइस क्योंकि बॉक्स कितने दिख रहे हैं मेरे को सामने? 3 में से एक बॉक्स सिलेक्ट करूंगा और बॉक्स अलग अलग दिख रहे इसलिए सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सिलेक्ट करोगे उसके अंदर बॉल डाल दोगे। ऐसे हर बॉल के लिए कितनी चॉइस? क्योंकि 0 एडमिसिबल है, हो सकता है कि सारे बॉल अपने एक बॉक्स में डाल दिए हो। तो 3C1 into 3C1 हाउ मेनी टाइम? 5। तो क्या हो जाएगा? 3/5 तो 240। राइट। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकते हो सकता है कि आपको ऐसा दिया जाए कि आपने अपने 5 फ्रेंड को लेटर लिखा, आप जिस लोकेलिटी में रहते हो उस लोकेलिटी में 3 लेटर बॉक्सेस है, आपको लेटर लिखने का लेटर पोस्ट भी तो करोगे, आप पोस्ट करने निकले घर से और आपकी लोकेलिटी में 3 लेटर बॉक्सेस है, तो आपको 5 लेटर को पोस्ट करना होगा, तो आपके कितनी अलग अलग चॉइसेस होगी? सेम 3/5। तो हर लेटर के लिए हर लेटर को पोस्ट करने के लिए मेरे पास 3 लेटर बॉक्सेस की चॉइस है। 3 में से एक लेटर बॉक्स सिलेक्ट करूंगा उसको अंदर जाके लेटर डालूंगा। हो सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो जो सबसे नजदीक का लेटर बॉक्स होगा उसी के अंदर जाके 5 को डालूं। हो सकता है बहुत टाइम है, टाइम पास ही करना है तो सबसे दूर वाले में जाके डालूं, या कुछ भी हो सकता है। तो हर लेटर के लिए आपके पास कितनी चॉइस? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/5। उसके अंदर फिर कंडीशन दे सकते हैं कि भाई आपको लेटर्स को पोस्ट करना है, बट कंडीशन ये है कि सारे लेटर आप एक लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। तो कितनी चाहिए? 242। क्वेश्चन समझ आया? कितने लेटर है? 5। कितने लेटर बॉक्स में डालना है? 3। जहां मैं रहता हूँ वहां पर 3 लेटर बॉक्स उस लोकेलिटी में, मुझे उस 5 लेटर्स को 3 लेटर बॉक्सेस में डालना है। कंडीशन बस ये है कि सारे लेटर्स 5 के 5 लेटर्स आप एक लेटर बॉक्स के अंदर नहीं डाल सकते। तो मेरे पास कितनी अलग अलग? 240 चाहिए। 240। कोई कंडीशन नहीं हो तो मेरा आंसर कितना होता? 243। अब उसके अंदर से 243 चॉइसेस में एक चॉइस ऐसी होगी कि सारे लेटर को आपने ए नाम के लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो नहीं चलेगा। वैसे ही सारे लेटर आपने बी बॉक्स में डाल दिए, वो भी नहीं चलेगा। सारे लेटर अपने में डी में डाल दिए, तो 3 चॉइसेस माइनस हो जाएगी। तो 243 में से 3 गया तो 243। फिर उसके अंदर कंडीशन कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो विदाउट कंडीशन अगर मुझे इतना ही है कि भाई 0 इज एडमिसिबल, इफ 0 इज एडमिसिबल, तो मेरा आंसर क्या हो जाने वाला है? r⁴n। ठीक है। हर बॉल के पास, हर ऑब्जेक्ट के पास कितनी चॉइस होगी? r चॉइस होगी, है ना। n डिसिमिलर ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास r चॉइस rc1, सेकंड ऑब्जेक्ट के पास भी rc1, थर्ड ऑब्जेक्ट के पास भी rc1, r into r कितनी बार? n टाइम। तो क्या आंसर हो जाएगा? r⁴n। ये सबकी बात है 0 इज एडमिसिबल। अब अगर किया जाए कि 0 इज नॉट एडमिसिबल, तो आपको 5 बॉक्स को, सॉरी 5 बॉक्स ने 5 बॉल को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है और बॉक्स खाली,
नहीं रहना चाहिए, बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो आपके पास कितनी इक्वेशन होगी? तो देखो ये जो मैंने लिखा है बॉक्स खाली नहीं रहता तो ये सारी चॉइसेस होगी, है ना। बट अब बॉल डिफरेंट है, यहाँ पर बॉल सिमिलर है, तो फर्क नहीं पड़ता था कि आपने कौन से 3 बॉल डाले। यहाँ पर फर्क पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फर्क पड़ता है। यहाँ पर आपने 3 सिलेक्ट किए, तो कौन से 3? 5C3। आपके 5 बॉल है, उसमें आप 3 बॉल फर्स्ट बॉक्स में डाल दो। कौन से 3 बॉल डाल दो? कोई भी 3 डाल दो। तो 5C3 बचे कितने मेरा? 2। उसमें से 1 डाला मैंने सेकंड बॉक्स में, जो लास्ट बचा वो मैंने डाल दिया थर्ड बॉक्स में। फिर अगर यहाँ की बात करूंगा तो 5C1 बचे 4, उसमें से 3 डाला मैंने सेकंड बॉक्स में, फिर बचा 1 जो लास्ट बॉल। फिर 5C1, 4C1, 3C3। फिर यहाँ पर 2 to 1 की इक्वेशन कैसे चलेगी? 5C2, 3C2, 1C1। फिर 5C2, 3C1, 2C2। फिर यहाँ पर 5C1 4 बचे, 4 में से 2 सेकंड बॉक्स में गए, लास्ट में 2 बाकी 2 चले गए। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट काम लगेगा, लगाना पड़ेगा, बिकॉज वहां पर ऑब्जेक्ट सिमिलर है, तो फर्क पड़ता है कि आप कौन से बॉल डाल रहे हो। इन सब का जो टोटल होगा मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। तो 5C3 का आंसर 10 to the 20, ये सब 20 होंगे। फिर तो 20 into 3 तो 60 हो जाएगा। फिर 5C2 10, 3C2 3, 10 into 3 30, तीनों में 30 होगा। सिर्फ नंबर ही चेंज हुआ है ना, ऑर्डर ही चेंज हुआ है, तो आंसर वही आने वाला है। तो 90 + 60। अगर मुझे 5 बॉल को 3 बॉक्सेस में डालना है और बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए और बॉल डिफरेंट है, बॉक्सेस भी डिफरेंट है, तो हमारे पास कितनी चॉइस होगी? 120 चॉइसेस होगी। ठीक है, राइट। तो ये 0 इज नॉट एडमिसिबल को अगर पैटर्न फॉलो करे तो विदाउट कंडीशन हमारे पास टोटल कितनी चॉइस थी? अगर इसी में अगर अप्लाई करते तो इसमें अरेंज नहीं करना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर जाके बॉक्सेस और रोज़े बनेगा। तो अरेंज क्यों करना पड़ेगा? अलग अलग चॉइसेस हो सकती है। बी में फर्स्ट बॉल डाला, सी में दूसरा डाला, मतलब 5 बॉल है। पहला बॉल उठाया आपने, ए में डाला, दूसरा बी में डाला, उसमें दूसरी चॉइस में पहला बी में डाला, दूसरे में डाला, तो अलग अलग। लास्ट में आपने कुछ काउंटिंग, आपने सारे बॉल डाल दिए, उस सारे बॉल डाले आपने, उसमें फर्स्ट बॉक्स में अंदर आपने से कुछ 3 बॉल डाला, तो बॉल तो सारे अलग दिख रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि ऑर्डर कोई भी हो, लास्ट में जा तो वही 3 बॉल रहे हैं, वो 3 बॉल मैंने साथ में सिलेक्ट कर लिए। आप वैसे भी करोगे, पहला बॉल आपने ए में डाला तो उसके लिए 5C1 किया, फिर दूसरा बॉल उठाया, तो दूसरा बॉल के लिए आपका कितनी चॉइस? आपने सपोज अब ए में नहीं डालना था, तो आपने सोच लिया कि नहीं मैं बी में ही डालूंगा, यानी ये 5C1 किस लिए था? कोई 5 में से एक बॉल किस में डाला आपने? आप देखो, आप 2 चीजों में कंफ्यूज हो रहा है। आपके पास इसमें क्या करना होता है, आपका मूवेबल जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो चॉइसेस के पास जाता है, बॉक्स बॉल के पास नहीं आने वाला है। कौन जाएगा? बॉल बॉक्स के पास जाएगा। मेरे को अगर ऐसा किया जाए कि मेरे पास 4 फिंगर है, मेरे पास 5 रिंग है, और मुझे बोले कि मुझे उस 5 रिंग को अगर 4 फिंगर में पहनना है, तो मैं कितने वैसे पहन सकता हूँ? तो क्या होगा? 5 फिंगर से, सॉरी 5 रिंग से 4 फिंगर से मुझे 5 रिंग्स को 4 फिंगर्स में पहनना है, जैसे पहनना पहना। तो मेरे पास चॉइस कितनी होगी? 4:5। 5:4 होगा, फिर 4:5। फिंगर रिंग के पास आएगा कि रिंग फिंगर के पास? रिंग फिंगर के पास जाएगा। फिंगर के पास तो चॉइस ही नहीं होती है। चॉइस किसके पास है? रिंग के पास। जो फर्स्ट रिंग उठाऊंगा उसके लिए मेरे पास 4 फिंगर की चॉइस है, तो फर्स्ट रिंग के लिए 4 चॉइस, सेकंड रिंग के लिए वापस 4 चॉइस, थर्ड रिंग के लिए 4 चॉइस, थर्ड रिंग के लिए 4 चॉइस, तो 4:5 होगा। अगर मैं 5:4 लिख किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे फिंगर के लिए चॉइस गिन रहा हूं। मेरे पास फर्स्ट फिंगर है, उसके लिए मेरे पास 5 रिंग में से एक चॉइस है। उसका प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। फर्स्ट रिंग के लिए, फर्स्ट फिंगर के लिए आपने सोचा कि 5 फिंगर है, और सॉरी 5 रिंग है, उसमें एक रिंग सिलेक्ट किया, आपने फर्स्ट फिंगर में पहन लिया, यही मतलब हुआ। 5C1 अगर करता हूं तो सेकंड फिंगर लिया आपने, अब सेकंड फिंगर लिया तो सामने रिंग बची कितनी? 4, राइट।
क्योंकि आपके पास 5 रिंग्स है टोटल, तो आपने सेकंड फिंगर के पास 4 चॉइसेस अगर मैं मान के चलता हूं तो मैं ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट फिंगर में दूसरा रिंग भी पहनूं, इसलिए फिंगर के पास चॉइस ही नहीं होने वाली। चॉइस किसके पास होने वाली है? जो मूवेबल ऑब्जेक्ट होता है ना उसके पास हमेशा चॉइस होगी। तो यहाँ पर बॉक्स के पास चॉइस ही नहीं है, चॉइस किसके पास है? बॉल के पास चॉइस है। तो आपको हर बॉल के लिए चॉइस गिनना है। फर्स्ट बॉल के लिए आपके पास कितनी चॉइस थी, सेकंड बॉल के लिए कितनी चॉइस थी, थर्ड बॉल के लिए कितनी चॉइस थी। तो अब अगर मैं ये जो हमने किया मैन्युअली किया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा होंगे तो और टाइम लगेगा। तो आप हम क्या करते हैं, अगर इसको अगर और तरीके से समझो कि अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं होता तो मेरे पास चॉइस कितनी होती? 3:5, 5 बॉल 3 बॉक्स है, हर बॉल के पास कितनी चॉइस? 3 चॉइस। हर बॉल के पास कितनी चॉइस? 3 चॉइस। कैसे 3 चॉइस? 3 बॉक्स है ना, 3 में से एक बॉक्स सिलेक्ट करूंगा, उसमें बॉल डाल दूंगा, तो टोटल 3:5 होगा। उसमें से मैं उसको माइनस कर लेता हूँ जो मुझे नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? बॉक्स खाली रहता वो नहीं चलेगा, एक बॉक्स खाली रहेगा वो भी नहीं चलेगा, 2 बॉक्स खाली रहेंगे वो भी नहीं चलेगा, तीनों तो वैसे भी खाली नहीं रख सकते, तो कहीं तो डालते होंगे आप लोग बॉल को। तो एक बॉक्स खाली रहे तो उसको माइनस करते हैं। किसको बॉक्स, कौन सा बॉक्स खाली रखना चाहते हैं? कितने बॉक्स है? 3 में से पहले मैंने एक बॉक्स सिलेक्ट किया और उस बॉक्स वो वाला बॉक्स सिलेक्ट किया जिसमें मैं एक भी बॉल नहीं डालना चाहता हूँ। सपोज वो बॉक्स है ए, तो ए में मैं कोई भी बॉल नहीं डाल रहा हूँ, तो ए को मैंने साइड कर दिया। अब मेरे पास सामने बॉक्स है कितने? बॉल कितने? तो हर बॉल के पास चॉइस कितनी है? 2 में तो किसी एक बॉक्स में डालोगे, या तो बी में या तो सी में, राइट। तो हर बॉल के पास मेरे पास 2 चॉइस है, ऐसे 5 बॉल है, 2:5। ये 2 चॉइसेस समझ आ रही है? बी बॉक्स या तो सी बॉक्स, हर बॉल के पास 2 चॉइस, बी बॉक्स या तो सी बॉक्स, बी बॉक्स या तो सी बॉक्स, बी बॉक्स या तो सी बॉक्स। तो हर एक को अगर आप बी या सी में किसी एक जगह पर डाल रहे हो तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि सारे बॉल को उठाकर हमने बी में डाल दिया, तो मेरे पास 2 चॉइस है हर बार। तो ऐसा हो सकता है मेरा फर्स्ट बॉल भी बी में डाला, सेकंड को भी बी में डाला, थर्ड को भी बी में डाला, फोर्थ को भी बी में डाला, फिफ्थ को भी, तो खाली कौन था? और ऑलरेडी खाली कौन था? ये तो 2 बॉक्स खाली हो गए। तो इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है 3:1 × 2:5, इसमें 2 बॉक्स खाली रहे तो वो भी इंक्लूड है, वो भी तो माइनस करना ही था ना। एक बॉक्स खाली रहेगा वो भी माइनस करना था, और 2 बॉक्स खाली रहेंगे 4 बॉल आपके पास। अब हर बॉल के लिए 2 तो ऐसा हो सकता है कि 4 बॉल आपने इसमें डाले, 1 बॉल इसमें डाले, तो फिर एक ही बॉक्स खाली रह रहा है, वो भी माइनस हो रहा है। सारे बॉल बी में डाल दिए तो 2 बॉक्स खाली रहा, वो भी माइनस हो गया। तो मुझे 2 चॉइसेस माइनस करनी थी, जब मेरा 1 बॉक्स खाली रहेगा वो भी माइनस करना था, 2 बॉक्स खाली रहेंगे, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे कि एग्जांपल इसके अंदर ये था कि सारे बॉल मैंने किसमें डाले थे? बी में, तो खाली कौन थे? ए एंड सी। तो इस 3:1 × 2:5 में ए खाली रहता है और सी खाली रहता है, वो इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अब मानो कि ये 3:1 किस लिए था? 3:1 किस लिए था? 3 में से वो सिलेक्ट करते जिसको हम खाली रखने वाले, वो सपोज पहली बार जब मैंने एक बुक सिलेक्ट किया वो बुक सिलेक्ट हुआ सी, तो सी को मैंने खाली रखा, सी को साइड कर दिया, तो मेरे सामने कौन कौन से बुक? ए और बी। तो हर बॉल के पास कितनी चॉइस? 2, ए या तो बी, तो हर एक के पास 2 चॉइस है, राइट। ऐसे 5 बॉल है तो 2:5। पर ऐसा हो सकता नहीं जब हर बॉल के पास 2 चॉइस है तो मैंने सारे बॉल बी में डाल दिए, तो खाली कौन था? ए। पहले कौन खाली था? सी। फिर कौन खाली रहा? तो सारे बॉल गए कहाँ? बी में। ऑलरेडी आप काउंट कर चुके थे। ए सी खाली रह रहा था तो बी में ही डाले थे, सी ए खाली रह रहा है तो भी सारे बॉल बी में। तो आपने एक ही चीज को 2 बार माइनस कर दिया। माइनस करना था, बट 2 बार थोड़ी माइनस करूंगा। माइनस कितनी बार करना था? एक बार। तो वापस एक बार ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? जब आप 2 बॉक्स खाली रहते हो, कौन से 2? कोई भी दो। तो 3:2 जब 2 बॉक्स खाली रख रहे हैं तो हर बॉल के पास into 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। 3:5 243, 2:5 32 × 3 96, 3 243 + 3 246 - 96 हमने क्या किया? टोटल में से जो चीज हमें नहीं चल रही थी वो माइनस कर दिया।
और जो डबल साइन माइनस हो गए तो उसको एक बार वापस प्लस कर लेते। इसका पैटर्न के ऊपर से आपको जो शॉर्टकट में बना है तो आप क्या करोगे, टोटल स्पेसिस कितनी आर स्क्वायर, टोटल स्पेसिस कितनी आर स्क्वायर, उसमें क्या नहीं चलेगा, खाली रेफर नहीं चलेगा। पहले एक चीज खाली रखा, एक ऑब्जेक्ट खाली रखा, एक बॉक्स खाली रखा, तो R1 तो हर एक के पास चॉइस कितने, आर में से खाली रखा तो चॉइस कितने, ऐसे कितने ऑब्जेक्ट है। फिर इसका ये जब माइनस कर दिया तो होगा क्या कि जिसमें दो बॉक्स खाली रखा वो दो बार माइनस हो गए तो वापस एक बार प्लस RC2 इंटू तो दो खाली रखा तब R-2 तो इससे अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होंगे तो ये सेम पैटर्न बनता रहेगा, प्लस माइनस उसके बाद आएगा RC3 इंटू R-3 रेस्टोरेंट प्लस RC4 इंटू R-4 रेस्टोरेंट। कब तक चलेगा, जब तक जीरो नहीं आ जाता, जब तक जीरो नहीं आ जाता। जैसे इसमें आप अप्लाई करो तो इस क्वेश्चन के लिए R कितना था 3, N कितना था 5, तो 3⁵ माइनस 3C1 3 minus 1 2 2⁵ प्लस 3C2 3 minus 2 1⁵ फिर यहाँ कर दो तो 3 minus 3 0 आ जाएगा, तो लूंगा नहीं लेकिन यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ वही है। एक और यूज करना है नॉट एडिजिबल और ऊपर वाला जब 0 एडिजिबल। आपको दिया गया है फंक्शन बनाने फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन बनाने फ्रॉम ए टू बी। ए इज गिवन 1 2 3 4 5 6, बी इज गिवन PQRS और आप लोगों को नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनाने हैं, तो किससे फंक्शन बनेंगे पहले तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल फंक्शन विदाउट बदलिए कितना डोमेन रेंज के पास जाएगा फिर रेंज डोमेन के पास जाएगा, डोमेन की चॉइसेस होगी ना, तो 1 के बाद इसकी चॉइस 4:6 होगा, 6:4 नहीं होगा, क्या होगा 1 के पास 4 चॉइस PQRS की, 2 के पास 4 चॉइस PQRS की, तो कितनी चॉइस हो जाएगी सबके लिए 4 चॉइस, तो 4:6। 1-to-1 फंक्शन कितने, ये तो टोटल फंक्शन हो गए 4:6, उसमें दो टाइप के होंगे, 1-to-1 होंगे और मेनी टू 1 होंगे। 1-to-1 कितने 1-to-1 फंक्शन का मतलब समझाओ, एक इनपुट के लिए इनपुट चेंज होगा तो इनपुट कितने, आउटपुट कितने, सबके लिए अलग अलग आउटपुट लाओगे कहाँ, तो 0-1-to-1 फंक्शन क्योंकि होने भी तो चाहिए 6 आउटपुट देने के लिए, उसका सही नहीं आउटपुट तो 4 ही है, तो जितने भी फंक्शन बनेंगे सारे के सारे मेनी टू 1 फंक्शन होंगे, 1-to-1 फंक्शन इसमें कोई बने नहीं सकता। फिर होता है इनटू फंक्शन या तो ऑन टू फंक्शन, अब आपको ऑन टू फंक्शन बनाना है तो कितने, पहले तो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन पता हुई, रेंज इक्वल टू, तो क्या हुआ इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाल लो आप, PQRS सारे के सारे तो सही है वो, तो आपका रेंज इक्वल कोडोमेन, तो उसको आप इंटरप्रेट कैसे करें, उसको अप्लाई उसका लॉजिक कैसे लगाए, लगाना पड़ेगा, जिसमें R क्या होगा 4, N क्या होगा क्या हो जाएगा 4:2। मुझे ऑन टू फंक्शन बनाने होंगे तो मेरे पास टोटल ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, तो 4:6 माइनस 4C1 इंटू 3:6 प्लस 4C2 इंटू 2:6 माइनस 4C3 इंटू 1:6। इसको सॉल्व करूंगा जो मिलेगा उसका आंसर होगा, उतने टोटल फंक्शन बनेंगे ऑन टू। फिर पूछो तो कितने इनटू फंक्शन बनेंगे, तो टोटल कितने बन रहे थे फंक्शन 4:6, उसमें से ऑन टू हटा दूंगा जो भी बनाऊं, तो बाकी जो बचे वो सारे के सारे। ठीक है,
तो वही क्वेश्चन देख के भी आप अच्छे से इंटरप्रेट समझो क्वेश्चन को, फिर कोई ना कोई कंसेप्ट लग जाता होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे ज्यादा टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट की ध्यान रखिए। फिर एक सबसेट वाले क्वेश्चन, आपको सपोज एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है, इसके अंदर 6 एलिमेंट है। फिर बोलेंगे कि बी इज ए सबसेट और इक्वल टू ए, सी इज अगेन ए सबसेट और इक्वल टू ए। बी ए का सबसेट और सी भी ए का सबसेट या इक्वल सेट भी। तो आपको बोला जाता है बी और सी को सिलेक्ट करने के लिए आपके अलग अलग कितनी चॉइसेस होगी। सेकंड, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर नल सेट आना चाहिए तो कितनी चॉइस होगी। बी यूनियन सी इक्वल टू ए हो जाना चाहिए तो कितनी चॉइस होगी। बी यूनियन सी इक्वल टू ए हो जाना चाहिए और एंड बी इंटरसेक्शन सी नल सेट होना चाहिए तो कितनी चॉइस होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 तो कितनी चॉइस होगी। जैसे कुछ भी आप लोगों को अलग अलग केसेस पूछ सकते हैं। बी और सी को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है। बी और सी क्या है हमारे सबसेट। बी और सी क्या है हमारे सबसेट। अच्छा पहले तो ए के टोटल सबसेट कितने हैं 2/6। टोटल कितनी चॉइस होगी। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2/6। उसके अंदर नल सेट भी आ जाएगा, सिर्फ 1 भी आ जाएगा, सिर्फ 2 भी आ जाएगा, 1 2 का पेयर आ सकता है, 1 2 3 का पेयर आ सकता है, सारे आ जाएंगे 2/6 में। बी उसी में से किसी एक को सिलेक्ट करने वाले हो तो बी के पास कितनी चॉइस, सी के पास 2/6 64। तो बी के पास 64 चॉइस होगी, सी के पास। तो बी और सी को सिलेक्ट करने की कितनी चॉइस होगी 64 इंटू 64 या फिर 2/12। ठीक है। पर बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नल सेट, और बी और सी को सिलेक्ट इस तरह से करना है कि उनका इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट ही आना चाहिए। तो फिर इसमें बहुत सारे केस बनेंगे। बी को अगर मैंने नल सेट, बी को खुद को नल सेट लिया, आपका 64 चॉइस थी ना, तो 64 में एक नल सेट भी तो है। तो अगर बी सिलेक्ट किया और वो नल सेट ही आया तो फिर सी के साथ कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर तो इंटरसेक्शन नल सेट ही करना है। बी को सिलेक्ट करते टाइम बी के अंदर 1 आया तो फिर सी के पास 1 नहीं हो सकता, अकेला 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। तो कितने सारे चॉइस ऐसे तो करते करते सब जाएंगे। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन करने का मैं सबसे इजीएस्ट वे बताता हूँ आपको। सबसेट का क्वेश्चन दिखा आपको, अंदर कुछ भी पूछो आप करोगे ऐसे, ऐसे ही करना चाहिए। हमारे पास पहला एलिमेंट कौन है 1। इस 1 को अगर मैं चॉइसेस काउंट करके 1 के पास क्या क्या चॉइस है तो 4 चॉइस। 1 बी जब सबसेट सिलेक्ट करोगे तो 1 हो सकता है कि बी के अंदर हो, 1 हो सकता है सी में भी हो। मतलब जैसे बी मैंने सिलेक्ट किया, बी मेरा सिलेक्ट हुआ था 1 3 5, सी मैंने सिलेक्ट किया, सी हुआ सिलेक्ट 1 6, तो 1 दोनों में है। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 बी में है पर 1 इज नॉट बिलोंग्स टू सी, पॉसिबल है। 1 बी में है बट 1 सी में नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी 1 बी में नहीं है बट सी में है, 1 बी में नहीं है बट 1 सी में है। और 4 लाख पॉसिबिलिटी 1 दोनों में से किसी में नहीं है। इसको छोड़कर तो कोई कैसे हो नहीं सकता। 1 को लेकर तो 1 को लेके कितनी चॉइस हो सकती है 4, 2 को लेके हर एक एलिमेंट को लेके कितने एलिमेंट हैं
तो 4C1 4C1 की बात 4:6 तो 4:6 और 2:12 से नहीं होता है ना। कभी ये 2:12 की तरफ जाएंगे नहीं आपने। अपने पास हर एलिमेंट के लिए 4 चॉइस है और ऐसे 6 एलिमेंट है तो 4:6 या 2:12 तो 4096। तो बी और सी को सिलेक्ट करना तो कितनी चॉइस हो जाएगी 4096। अब दूसरा क्या बी इंटरसेक्शन सी नल सेट होना चाहिए। ये जो 4 चॉइस है आपको बस ये देखना है हमेशा हर एलिमेंट में 4 ही चॉइस होगा। इसमें से थोड़ी थोड़ी चॉइस चलेगी और कोई कोई चॉइस नहीं चलेगी। आपको बस ये देखने को 4 में से क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा विद कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ। बी और सी का इंटरसेक्शन अगर आपको नल सेट चाहिए तो इसमें से क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा वाला बाकी सब चलेगा यस बाकी तो एक होगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो हर एक के पास कितनी चॉइस जैसे कितने एलिमेंट 6 तो आंसर होगा 3:6। बी यूनियन सी का आंसर ए हो जाना है। बी और सी का जब यूनियन दिया जाएगा तो ये सारे के सारे एलिमेंट दिखने चाहिए। तो इसमें क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा सिर्फ लास्ट नहीं चलेगा बाकी तो सब चलेगा। दोनों में नहीं होगा तो फिर यूनियन में कैसे आएगा इसका भी आंसर। फिर दोनों का यूनियन ए हो जाना चाहिए और दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट भी होना चाहिए। तो क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा फर्स्ट नहीं चलेगा फर्स्ट इसलिए नहीं चलेगा तो फर्स्ट दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा और लास्ट वाला इसलिए नहीं चलेगा दोनों में नहीं होगा तो यूनियन में नहीं आएगा। इसलिए हर एक एलिमेंट के पास सही है। लास्ट वाला बी इंटरसेक्शन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 2 ही होना चाहिए। बी और सी के इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होने चाहिए 2। तो पहले ये सिलेक्ट करते कौन से 2 ये कितने तो पहले 62 कितने 6 में से मैंने 2 एलिमेंट वो 2 एलिमेंट जो दोनों में चाहिए। तो जो भी 2 एलिमेंट हमें सिलेक्ट हुआ होगा उन एलिमेंट के पास इस 4 में से कौन सी चॉइस है फर्स्ट दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन में आएगा। तो उन दोनों के पास एक ही चॉइस होगा। पहला एलिमेंट जो 2 एलिमेंट लिखो उसमें फर्स्ट वाले के पास एक ही चॉइस होगा और दूसरे के पास भी एक ही चॉइस होगा। 2 एलिमेंट हो गए जो बी और सी दोनों में। अब बचे कितने एलिमेंट 4 और वो जो बाकी के 4 एलिमेंट बचे उनके पास क्या चॉइस होगी फर्स्ट की नहीं फर्स्ट वाली क्योंकि अगर दोनों में आ गया तो फिर वापस इंटरसेक्शन में आ जाएगा जबकि आपको बोला क्या गया है इंटरसेक्शन एग्जैक्टली 2 ही है। तो बाकी 4 जो एलिमेंट बच्चों को उसमें हर एक के पास समझ आए। तो आप जब भी सबसेट का प्रश्न है तो 4 चॉइस लेके चलो हमेशा कंडीशन कुछ भी दिया जाए आपका आंसर आ जाएगा। देखो बी इसमें क्या क्वेश्चन क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी कितना होना चाहिए 2 मतलब बी और सी के इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट चाहिए कौन से 2 कोई भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट किया मान लेता हूँ 2 सिलेक्ट हुआ 2 and 5 तो बी में भी और 2 5 सी में भी और 2 5 2 और 5 के पास एक ही चॉइस होगा 2 बी में भी चाहिए 2 सी में भी चाहिए ये वाली चॉइस 5 के पास भी जो एक ही चॉइस है दोनों में चाहिए एक एक चॉइस उनके लिए हो। अभी कितने एलिमेंट बचे 4 तो 1 जो था 2 और 5 हटा दो 1 पे आओ तो 1 के पास इस 4 में से क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा 3 के पास भी हर एक के पास 3 चॉइस होगा 4 एलिमेंट। अभी जो सेकंड और थर्ड है ना सेकंड थर्ड फोर्थ इन तीनों में ये 2 कैपेबल बन सकते उसी के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर। बी इंटरसेक्शन से नल सेट चाहिए उसके ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे और बी इंटरसेक्शन नल सेट चाहिए उसके अनऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर में क्या फर्क होता है जैसे ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि अगर बी अगर मैंने सपोज 3 4 लिया और सी मैंने 1 5 6 लिया तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा
बी और सी का इंटरसेक्शन कितना है? नल सेट का चॉइसेस कितनी बनी थी? 3:6। उस 3:6 को इसमें एक्चुअल ये भी होगा ना? अब मैं उल्टा कर लेता हूँ, बी को 156 दे देता हूँ, सी को 34 दे देता हूँ, तो भी इंटरसेक्शन कितना होगा? और वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसको बोलेंगे ऑर्डर सेट, जबकि दोनों सेट सेम ही है, दोनों सेट सेम ही है, बट चॉइसेस अलग अलग मानी जाएगी। क्यों? बिकॉज एक बी के साथ गया और एक सी के साथ गया। तो ये जो 3:6 आंसर है वो किसका आंसर है? ऑर्डर्ड पेयर का आंसर। अब यही चीज अगर अनऑर्डर्ड पेयर दिया जाए तो अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता तो मेरे लिए ये और ये सेम है, क्योंकि सेट तो सेम ही है। कौन बी के पास गया कौन सी के पास गया मैटर नहीं करता है। कब की बात करूं मैं? अनऑर्डर्ड पेयर में अगर पूछा जाए तो फिर आपके लिए ये चॉइस और ये चॉइस सेम ही माना जाएगा। तो फिर मेरा आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? 3:6 होता है, इसका मतलब हर सेट को आपने दो बार काउंट किया हुआ है, डिवाइड बाय 2। पर डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करोगे तो गड़बड़ है, क्योंकि 3:6 का आंसर एक और नंबर आना है, उसको आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर पॉइंट में आना है। आंसर कैसे पॉइंट में हो सकता है? किसी का। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, ये 3:6 जो चॉइसेस है आपके पास, उसके अंदर एक चॉइस ऐसी भी होगी जब आपने बी को नल सेट सिलेक्ट किया होगा और सी भी नल सेट सिलेक्ट होगा। नल सेट और नल सेट का इंटरसेक्शन, इसका उल्टा भी करोगे तो वही मिलेगा ना आपको। तो ऑर्डर फिर में भी ये तो एक ही बार आया होगा नल सेट, तो उसको आप डिवाइड बाय 2 कैसे कर सकते हो? ये तो ऑलरेडी एक ही बार काउंट हुआ है, +1 डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 करने से पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको भी 2 बार काउंट करवाना पड़ेगा। बाकी सब तो 2 बार होंगे, सिर्फ नल सेट 2 बार नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? 3:6 में अनऑर्डर पेयर का आंसर लिखता हूँ। 3:6 में +1 करूंगा, नीचे वाले में बी यूनियन सी इक्वल टू ए के लिए भी सेम है क्वेश्चन, ऑर्डर पेयर एंड अनऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में 3:6 होगा, अनऑर्डर पेयर में जैसे इसके अंदर मैंने 2 भी डाला है, इसका यूनियन कितना है? इसका यूनियन 1 2 3 4 5 6 ए आ रहा है, मतलब 3:6 में ये भी होगी। अब इसको अगर मैं उल्टा कर लो 3 1 5 6 और 3 4 तो भी यूनियन में ए आएगा, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। जबकि सेट में ये बट ऑर्डर्ड पेयर में ये अलग अलग माना जाएगा, बट अनऑर्डर्ड पेयर में ये तो वापस हर चीज को आपने कितनी बार तो डिवाइड बाय 2 +1 डिवाइड बाय 2 +1 बी को भी और सी को भी बी के अंदर भी कितने एलिमेंट हो और सी के अंदर भी, इसका उल्टा तो वही होगा ना। ये चीज को आपने एक ही बार काउंट किया होगा, इसको भी डिवाइड बाय 2 करने से पहले 2 बार काउंट करवाना पड़ेगा। उसमें भी आंसर 3:6 +1 डिवाइड बाय 2। इसके अंदर फोर्थ वाले केसेस में अगर दोनों पूछेंगे तो ऑर्डर पेयर और अनऑर्डर पेयर, ये किसका आंसर होगा? ऑर्डर पेयर का या अनऑर्डर पेयर का? ऑर्डर पेयर का। ये किसका आंसर है? ऑर्डर पेयर। अनऑर्डर पेयर का आंसर 2 डिवाइड डायरेक्टली डिवाइड बाय 2, +2 जैसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 2:6 इवन नंबर तो छोड़ो बट 2:6 जो है तो बी यूनियन सी का आंसर ए एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नल सेट। ये जो नल सेट वाला केस था वो वाला केस आपके पास होगा ही नहीं इसके अंदर। जब दोनों नल सेट है तो फिर इंटरसेक्शन नल सेट नहीं हो जाएगा, तो केस आपके पास होगा ही। और दोनों का आंसर ए भी आपके पास नहीं होगा तो भी इंटरसेक्शन नल सेट नहीं होगा। तो ये वाला केस जो हम एक बार काउंट कर रहे हैं तो वाला केस इसके अंदर हर चीज आपने 2 ही बार काउंट किया हुआ है, तो इसलिए इसमें डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 इसलिए हम हर बार सोच के नहीं जा सकते कि हर एक बार +1 करके डिवाइड बाय 2 ही करना होता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो जब भी आपके पास सबसेट के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से 4 केस बना लो, हर एलिमेंट के साथ 4 केस होंगे, उसमें से क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा और देख लो आपको क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग।
आपको अगर दिया जाता कि ए के अंदर n एलिमेंट है, एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है, B is a subset or equal to A and C is also subset or equal to A no B intersection C 5 चाहिए exactly 5 तो आपका आंसर क्या होगा? MC5 into 2 raised to n minus 5. 3 raised to 3 raised to n minus 5. NC5 3 raised to n minus 5. सही NC5 के लिए तो 5 एलिमेंट कॉमन थे तो कौन से 5 जो भी 5 सिलेक्ट हो उनके पास एक ही चाहिए और बाकी जितने भी एलिमेंट बचे कितने एलिमेंट बचे n minus सबके पास 3 choices. 3 raised to power n minus 5 n minus 5. आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि आप लोग एक क्वेश्चन एक टेस्ट में जाते हो, उस टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर उसके अंदर सारे के सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, राइट? और उस क्वेश्चन पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन, उस एग्जाम हॉल में थोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, राइट? क्वेश्चन पेपर कितने क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन से, तो आपको पूछा जाता है कि उस एग्जाम हॉल में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स होंगे कि जिससे कोई भी 2 स्टूडेंट का सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स नहीं आ रहा है, और पूरे उस एग्जाम हॉल में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने सारे आंसर सही दे रहे हैं, तो उस एग्जाम हॉल में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स होंगे या हो सकते हैं? वापस क्वेश्चन, एक एग्जाम हॉल में क्वेश्चन, एक एग्जाम चल रही है, उस एग्जाम के अंदर जो पेपर उसके अंदर 8 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है। हर बच्चा ये एग्जाम्पशन लेके चल रहे हैं कि हर बच्चा 8 का 8 आंसर दे रहा है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट? तो पूछा गया कि उस एग्जाम हॉल में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स होंगे जिससे ये 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, कोई भी 2 स्टूडेंट सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स नहीं दे रहे, और उस एग्जाम हॉल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने सारे सही आंसर दे रखा हो, तो उस एग्जाम हॉल में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स होंगे? क्या होगा? कितना?
कंडीशन ये है कि पूरे क्लास में एग्जाम हॉल में ऐसा कोई भी 2 बच्चे नहीं जिन्होंने सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर दे रखा है, और पूरे क्लास में मतलब पूरे एग्जाम हॉल में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं जिसने सारे सही आंसर दे रखा है। तो आप लोग के हिसाब से ये कंडीशन अगर छोड़ देते हैं, जो कंडीशन पूछा है, कोई कंडीशन नहीं है तो कितने स्टूडेंट हो, कितने अलग अलग सीक्वेंस सब दे सकते हैं आंसर में। विदाउट एनी कंडीशन मेरा आंसर क्या होता है? कितना? 2:8 कितना होता है विदाउट कंडीशन? राइट, जैसे 2:8 बिकॉज मैं अगर आंसर देने बैठा हूँ मेरे पास पढ़ के नहीं है तो हर क्वेश्चन का आंसर देने मेरे पास 2 बजे, या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों को एक ही टिक मारूंगा, तो हर क्वेश्चन के लिए तो 2 ट्रीट है, तो मेरे पास आंसर देने के लिए कितनी ट्वीट होगी? 2:8, राइट। तो मैं सारे सीक्वेंस लेने बैठूंगा तो टोटल कितना होगा? 2:8। 2:8 मतलब कितना हो जाता है आप लोगों का? 256। कितना देगा? 256। ये 256 जो आंसर है उसके अंदर सारे टाइप के सीक्वेंस है भाई। किसी बच्चे ने सारे ट्रू लिखे, 8 के 8, किसी बच्चे ने सारे के सारे फॉल्स लिखे, किसी ने पहले 7 ट्रू रखे, लास्ट वाला फॉल्स रखा, किसी ने पहले 4 ट्रू रखे, 4 फॉल्स रखा। एक चीज तो पक्की है कि अगर ये दिया हुआ है तो उस एग्जाम हॉल में कोई भी 2 ऐसे बच्चे नहीं जिसने सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर दे रखा है, तो उस क्लास में उस एग्जाम हॉल में 256 से ज्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा सीक्वेंस ही 256 बनता है। अगर एक भी बच्चा ज्यादा लिया, मैंने 257 भी लिया, तो किसी ना किसी का तो सीक्वेंस सेम हो जाएगा। तो 256 से तो ज्यादा स्टूडेंट नहीं होने वाला। अब उन्होंने और एक कंडीशन डाली कि पूरे क्लास में सही सीक्वेंस ऑफ आंसर देने वाला कोई, भाई एक सीक्वेंस तो ऐसा होगा ना जो सही वाला है, वैसा कुछ कोई नहीं है। सही सीक्वेंस को मान लेते कि पहले 3 ट्रू बाकी 5 फॉल्स, तो वो देने वाला कोई भी नहीं है, तो एक और कम हो जाएगा। तो क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट, उससे कम होंगे तो चलेगा, पर 255 से ज्यादा होंगे तो इसमें कोई तो एक कंडीशन नहीं है। तो उस क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स? आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हो उसमें उसका कोऑर्डिनेटर आप मान लेते हैं, आपको एक टाइम टेबल बनाना अपने स्कूल के लिए, और आपके स्कूल में रोज 6 पीरियड होते हैं, और सब्जेक्ट आपके 5 ही है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और पी। 5 पीरियड है, सॉरी 5 सब्जेक्ट, बट पीरियड कितने? 6। तो आपको टाइम टेबल बनाना है, तब कितने अलग अलग वे से टाइम टेबल बना पाओगे, हर सब्जेक्ट का एक पीरियड तो आना चाहिए। आप वो टाइम टेबल बनाने बैठे हो तो आपके टाइम टेबल बनाने के लिए कितनी अलग अलग चीजें? 5 सब्जेक्ट 6 पीरियड, और हर सब्जेक्ट का एक एक पीरियड तो आना ही चाहिए। तो कितने वे से पीरियड टाइम टेबल बनाने? 6:5। कैसे 6:5? 5 into 5 कैसे 5 into 5? दो कोई भी सेम हो सकते हैं, और बाद में 4, 3, 2, 1। आप टाइम टेबल बनाने बैठो, आप अपने स्टेप सोचो ना कि आप अगर वो काम करने बैठे हो, अभी आप सामने बुक लेके बैठे हो, मतलब अपने टाइम टेबल बनाने बैठे हैं, आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? तो आपकी सोच ही गलत है, आपका ट्रैक ही गलत है। मैं टाइम टेबल बनाने बैठता तो मैं टाइम टेबल में देखता हूँ कितने पीरियड बनाने हैं, 6, सब्जेक्ट कितने, मैं बना ही नहीं सकता, मुझे और एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, और एक पीरियड भरूंगा किससे? मेरे सामने 6 सब्जेक्ट होंगे तो 6 पीरियड भरा जाएगा ना, पर सब्जेक्ट तो 5 ही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले 6वां सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा ना।
तो मैं उस 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसको मैं 2 बार लेने, तो 5C1 ये मेरा पहला स्टेप होगा, ये मेरा पहला स्टेप होगा 5C1। 5C1 तो मतलब क्या हुआ कि मैंने 5 में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जिसको मैं रिपीट करूंगा, सपोज वो मैथ्स आया। तब आपके पास कितने सब्जेक्ट हो गए? 6। पीरियड भी कितने? 6 पीरियड, 6 सब्जेक्ट, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल? ये 2 से तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो होगा 360 और 5C1 का 5, 360 into 5 तो 1800 वे है मेरे पास। 1800 अलग अलग वे से मैं टेबल बना। तो आप एक एक स्टेप सोचते जाओ, आप अगर ये काम करते हो तो आप क्या सोचते हैं, और स्टेप को फिर आप लोग मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस करते जाओ। PNC in coordinate geometry, permutation combination equation कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कैसे यूज करते हो। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जब भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें लॉजिक यूज हो रहा है, पीएनसी यूज हो रहा है, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट पे काम करना है। मुझे अगर दिया जाए कि मेरे पास टोटल 20 पॉइंट्स है एंड नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, 20 पॉइंट है ऑन द एक्स वाई प्लेन और कोई भी 3 उसमें कोलिनियर नहीं है, और मुझे पूछा देखो 20 पॉइंट्स को यूज करके मैं नंबर ऑफ लाइंस कितनी बना सकता हूँ, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 20। नंबर ऑफ लाइंस कितने होना चाहिए? लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? 2। कौन से? कोई भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और ज्वाइन कर दूंगा तो लाइन बन जाएगी। तो 20 आंसर क्या हो जाएगा? 20 मतलब 190 है ना। 20 into 19 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने लाइन बन जाएंगे? 190। करेक्ट। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, no 3 of them are collinear, 20। सही है। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, कौन से 3 पॉइंट? कोई भी 3 पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ट्राइंगल बन जाएगा। बट अब अगर इसमें केस दिया हुआ है कि दिस 20 पॉइंट्स, आउट ऑफ दोस 20 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 5 points are collinear. Now how many lines we can make by using those 20 lines? 20 minus 5C2 20C2 minus 5C2 plus 1 भी होगा। जैसे बाकी के 15 पॉइंट तो कोलिनियर नहीं है, बट ये जो 5 पॉइंट वो कोलिनियर है। काफी बच्चे क्या करते हैं, 5 पॉइंट हटा के डायरेक्ट 15C क्या जाता है, वो ऑप्शन में होगा 15C2। वो गलत इसलिए है क्योंकि 15C2 में आप ये बोले तो आप ये 5 में से एक भी पॉइंट यूज ही नहीं कर रहे हो। आप इस 5 में से 2 पॉइंट एक साथ यूज नहीं कर सकते, बट ये एक पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके तुम्हें लाइन बना सकते हो। तो इसीलिए आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते 5 पॉइंट हटा दो। हम क्या करेंगे, टोटल चॉइसेस विदाउट कंडीशन क्या होगा? 20C2। और फिर इसके अंदर जो लाइन बनने ही नहीं वाले, जो मैंने बना रखी है उसको माइनस कर ले, तो कौन सी लाइन नहीं बनेगी? 5 में से कोई भी 2 पॉइंट को यूज करके आप लाइन नहीं बना सकते, तो उसके लिए होगा माइनस 5C2। करेक्ट। और प्लस 1 कितनी है? पर इसमें अगर ट्राइंगल बनाने होते तो केसेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 20C3 माइनस 5C3। टोटल में से जो नहीं बन सकते उसको माइनस कर दो। इसमें प्लस 1 जैसा नहीं होने वाला है। आपको बोला जाए कि देयर आर 15 lines. There are 15 lines. Out of those 15 lines, 6 lines are concurrent at point A. Concurrent at point A. 4 lines are concurrent at point B. Rest of 5 lines, ये 6 लाइन है, ये 4 लाइन है. Rest of 5 lines are non-concurrent lines and no 2 of them are parallel lines. Then how many intersecting points are there? तो आपको टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। तो मैं से कितना ही सोचूंगा कि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा?
तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए? दो लाइन। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए क्या चाहिए? कितनी लाइन? 15। अगर कुछ कंडीशन ही नहीं होता तो मैं मैक्सिमम इतने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना सकता हूँ 15 C2, राइट। बट इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन? 6 लाइन कॉन्करेंट, मतलब वापस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जो कॉन्करेंट लाइन है वापस थोड़ी ना इंटरसेक्ट करेंगे। जब 3 लाइन कॉन्करेंट होते हैं तो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है, बट if 3 लाइन्स आर नॉन कॉन्करेंट देन 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है। इसलिए कॉन्करेंट लाइन होगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? बिकॉज जो कॉन्करेंट है वो एक दूसरे से वापस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हमने तो इसमें 15 C2 में इंक्लूड कर रखा है कि 6 लाइन भी इंटरसेक्ट करे, जबकि वो करने ही नहीं वाला है। तो माइनस 60। 6 लाइन से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाया होगा उसको माइनस कर लेता हूँ। सेम इस 4 लाइन को लेकर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाया उसको भी मैं माइनस कर लेता हूँ। ये लाइन खुद के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, बट ये बाकी के 4 लाइन या बाकी जो 5 बच्चे होंगे 6 और 4 10 को छोड़ के उन सबके साथ इंटरसेक्ट कर ही सकता है, खुद के साथ नहीं कर सकता। तो माइनस 62। ये 4 लाइन खुद के साथ नहीं कर सकते तो माइनस 42। फिर ये दो खुद इंटरसेक्टिंग पॉइंट है प्लस 2। माइनस क्यों? ये 15 C2 क्या मिला आपको? टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस 15 C2 के अंदर सारे के सारे लाइन को आपने इंटरसेक्ट करवाया। ये जो 6 पॉइंट कॉन्करेंट है वो वापस इंटरसेक्ट करने वाले एक दूसरे के साथ, बट आपने यहाँ तो करवाया। तो जो करने ही नहीं वाले, जो मिलने ही नहीं वाले, तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 6 लाइन खुद से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते तो माइनस किया। ये 4 लाइन खुद से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते तो माइनस किया। पर ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो दिया हुआ था वो प्लस 2। आप लोगों को दो सेट ऑफ पैरेलल लाइन दिया हुआ है। देयर आर 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइन। फर्स्ट सेट contain 6 parallel lines, and second set which are horizontal, and there are 5 lines in this set. यहाँ पर 5 लाइन से यहाँ पर 6 लाइन है। ये दोनों सेट ऑफ पैरेलल लाइंस को यूज करके आप कितने पैरेललोग्राम बना सकते हो? हाउ मेनी पैरेललोग्राम? 62 into 5 62 into 5। पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दो पैरेलल का पेयर चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास कितने हैं? 6। जरूरत कितने? 2 होगी, कोई भी 2। और यहाँ पर भी 5 है तो 5 में से कोई भी 62 into 5 15 into 10 तो 150। तो आपके पास कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? 150 पैरेललोग्राम बनेंगे। आपको बोला जाए कि एक 4x5 का एक रेक्टेंगल है। 4x5 का एक रेक्टेंगल है। फोर बाई 5 का एक रेक्टेंगल है, ठीक है। आपको बोला जाता है कि 4x5 के रेक्टेंगल में से आप हर डायमेंशन का, कोई भी डायमेंशन का रेक्टेंगल बनाना होगा तो टोटल कितने रेक्टेंगल बने? हिमाचल रेक्टेंगल बनाने सेमी आंसर है यार, क्योंकि 4x5 का जब हम लोग रेक्टेंगल ले रहे तो लाइन कितनी बनती है? 6 और 5। बोले डायमेंशन आपके पास 5 है बट लाइन कितनी होगी? 6। एक लाइन ज्यादा होगी और यहाँ पर डायमेंशन थोड़ा, तो लाइन कितनी होगी? 5। तो जो आपका डायमेंशन होता है उससे एक लाइन हमेशा ज्यादा मिलती है। और आपको कितने लाइन चाहिए? 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। कौन सी 2 हॉरिजॉन्टल? तो यहाँ पर 6 लाइन है, 6 में से कोई भी 2 लाइन ले लूंगा। 62 यहाँ पर 5 है तो 5 में से कोई भी ले लूंगा। करेक्ट। अब आप लोगों को बोला गया है कि 4x5 का
रेक्टेंगल है, राइट, उसमें से आपको रेक्टेंगल बनाना है, तो कंडीशन इसकी उसके डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ओड ही होने चाहिए, दोनों और डायमेंशन होने चाहिए। मतलब 1/3 का रेक्टेंगल आप बना सकते हो, आप 2/3 का रेक्टेंगल नहीं बना पाओगे, आपके दोनों डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ ओड में ही होने चाहिए, तो कितने रेक्टेंगल। डायमेंशन कोड ही होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी आपके पास टोटल कितनी लाइन है? वर्टिकल देखा जाए तो 6 और हॉरिजॉन्टल लेकर देखा जाए तो 5, राइट। मान लेते हैं कि मैंने जब 2 लाइन सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल बनाने से मुझे 2 वर्टिकल लाइन चाहिए था, वो जो 2 लाइन सिलेक्ट किया, मान लेते हैं कि सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन सिलेक्ट हुआ, सेकंड एंड फोर्थ लाइन सिलेक्ट हुआ, और हॉरिजॉन्टल में जब 2 लाइन सिलेक्ट किया तो उसमें मान लेते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ सिलेक्ट हुआ। तो अभी जो रेक्टेंगल बना होगा वो कौन से डायमेंशन का होगा? क्या डायमेंशन होगा? 2x1 का। जब आपने सेकंड लाइन सिलेक्ट किया और फोर्थ लाइन सिलेक्ट किया, तो आपने ये लाइन सिलेक्ट किया, सेकंड सिलेक्ट किया और फोर्थ सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आपने थर्ड और फोर्थ सिलेक्ट किया, मतलब आपका ये वाला रेक्टेंगल बना होगा, ये वाला बना होगा ना। क्या डायमेंशन का रेक्टेंगल? 2:1 का रेक्टेंगल है। कैसे पता चला 2:1 का रेक्टेंगल? ठीक है, 2:1 इसलिए पता चला मुझे, कोई पूछे कैसे पता चलूंगा भाई, मैं 4 था 2 था तो उसका सब्ट्रैक्शन किया, 4 - 2 किया तो ये मुझे 2 पता चला, ये 3 और 4 था तो 4 - 3 किया तो मुझे 1 पता चला। तो बेसिकली मुझे डायमेंशन कैसे पता चलता है कि जो 2 लाइन में ले रहा हूँ उनका सब्ट्रैक्शन मुझे डायमेंशन दे रहा है, जो 2 लाइन में सिलेक्ट कर रहा हूँ उनका सब्ट्रैक्शन मुझे डायमेंशन दे रहा है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, डायमेंशन कैसा चाहिए? तो फिर अब मैथमेटिकली नंबर सिस्टम में चले जाते हैं, कोई भी 2 नंबर का डिफरेंस ओड कब आता है? एक इवन और इसका मतलब कि जब मैं वर्टिकल में से 2 लाइन सिलेक्ट करूंगा उसमें से एक मुझे इवन में से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक मुझे, तभी उनका डिफरेंस हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर टोटल कितनी लाइन है? मतलब और कितने? 3, तो 1, 3, 5 में से एक लाइन पक्का है मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और 3 इवन है उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक इवन में से एक ऑड में से, फिर वो कोई भी लाइन क्यों नहीं है, उनका डिफरेंस ओड ही होने वाला है। ये हो गया वर्टिकल की बात। अब हॉरिजॉन्टल में चले तो उसमें कितनी लाइन थी? 5, उसमें ऑड कितने? 3 ऑड में से एक लाइन सिलेक्ट करूंगा, इवन कितने? 3 3 जा 9 3 जा 20 2 जा 54। इस 150 में से 54 ऐसे रेक्टेंगल्स होंगे जिनका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ऑड होता होगा। फिर वो तो याद होगा आप लोगों को, डायगोनल्स, किसी भी पॉलीगॉन में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं?
number of diagonals in any n-sided polygon. NC2 minus N. Number of diagonals in any n-sided polygon. NC2 minus N. क्या होगा? NC2 minus NC2 minus minus n. Number of diagonals in any n-sided polygon. तो क्या आंसर NC2 minus n. कैसे NC2 minus n? भाई n-sided polygon है तो कितने वर्टाइसेस होंगे? n वर्टाइसेस होंगे और n वर्टाइसेस को लेकर लाइन कितनी बना? NC2 उसमें से n तो साइड है तो साइड हटा दो, बाकी जो बचे वो क्या है? जैसे पेंटागन है और पेंटागन में कोई मुझे पूछे इस पेंटागन में टोटल कितने डायगोनल, तो मैं पेंटागन है तो 5 वर्टाइसेस होंगे। इस 5 वर्टाइसेस को यूज करके मैं लाइन बना सकता हूँ। कितनी लाइन बना सकता हूँ? कितने लाइन बना सकता हूँ? लाइन बनानी होगी तो 5C2 राइट। 5C2 मतलब कितना हो गया? 10 हो जाएंगे। उस 10 में से 5 तो साइड है तो 5 साइड को अगर माइनस करो तो बाकी जो बचे वो क्या है? तो n साइडेड पॉलीगॉन होगा तो वर्टाइसेस कितने? n। उसमें से लाइन कितनी? उसमें से साइड हटा दो तो बाकी जो बचे वो डायगोनल। तो दो टाइप के क्वेश्चन, या तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछेंगे या तो डायगोनल्स देके नंबर ऑफ साइड। अब हो सकता है कि आपको देखिए एक पॉलीगॉन है जिसमें 44 डायगोनल्स है तो उस पॉलीगॉन में टोटल साइड कितने होंगे? अगर 44 डायगोनल्स तो 44 किसकी वैल्यू है? आपको n पता करना है। NC2 को सोल्व करोगे तो n इंटू करेक्ट एलसीएम लूंगा तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0। तो n माइनस 11n n प्लस 8 n इक्वल टू 11 और n इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव में तो होगा नहीं तो 11 साइडेड पॉलीगॉन। आपको बोला जाए कि ओक्टागोन है, उस ओक्टागोन के अंदर उस ओक्टागोन के डायगोनल्स को लेके इनसाइड ऑफ ओक्टागोन there are how many intersecting points? Total number of intersecting points by using all the diagonals of octagon, but उसके अंदर एक कंडीशन दी है कि इनसाइड ऑफ octagon आपको intersecting points, मतलब इन डायगोनल बोले कि जो पॉइंट आपके octagon के खुद के हैं वो आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो टोटल intersecting मैक्सिमम बच्चे 190 लिख के आने वाला है। 190 हो गया ऑप्शन जो गलत आंसर है। एक पॉइंट से एक डायगोनल थोड़ी बना हुआ। आपको हमेशा मिनिमम कंडीशन पे ध्यान देना है। आपको हमेशा मिनिमम वाली कंडीशन पे ध्यान देना। मिनिमम कंडीशन मतलब क्या था? इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था? इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाय यूजिंग डायगोनल। आपके पास क्या है? मेरे पास ओक्टागोन है, मेरे पास 20 डायगोनल्स नहीं है। मेरे पास क्या है? ओक्टागोन है। ओक्टागोन है मतलब मेरे पास कितने वर्टाइसेस है? 8। मेरे पास कितने वर्टाइसेस है? 8 वर्टाइसेस। और मुझे उनके डायगोनल से, जैसे एक डायगोनल लिया मैंने, ये एक डायगोनल लिया, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। आपको बोले ऐसे कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे? मेरा क्वेश्चन ये था। तो मैं तो सिर्फ ये सोचूंगा कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 डायगोनल। वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए? 2 डायगोनल। और वो 2 डायगोनल के लिए क्या चाहिए? 4। और है कितने पॉइंट? 8। तो 8 में से 4 की जितनी जोड़ी बनेगी उतने में आंसर होगा। 70 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे।
मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं बताते हैं इसके अंदर, वो पहले डायगोनल ढूंढते हैं, वो डायगोनल ढूंढते हैं कि 82 माइनस 8 20 और फिर तो 20 को लेके कितनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, 22 तो 190। पर वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई एक पॉइंट से आप लोग को पहले पॉइंट कंसीडर नहीं करना होता, तो क्या करते हैं इसमें से -8 कर लेते हैं। पर इस पॉइंट से आपके पास एक डायगोनल थोड़ी बना होगा, इस पॉइंट से आपने इसको ज्वाइन करके एक डायगोनल बनाया होगा, फिर यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसको ज्वाइन करके डायगोनल बनाया होगा, तो ये जो पॉइंट होगा कॉन्करेंट पॉइंट होगा, वहां से बहुत सारे डायगोनल लिखते हैं, वो सबको हटाना पड़ेगा आपको। तो सब पढ़ने का ही आपके पास क्या था 8 पॉइंट थे, मुझे उसमें से किसकी जरूरत है, तो भाई 2 डायगोनल बनाना होगा तो 4 पॉइंट की जरूरत है। कौन से 4 पॉइंट? कोई भी 4 पॉइंट। आपको अगर ऐसे दिया जाए कि 3 सर्कल है, ठीक है, 3 सर्कल से 4 लाइन है, और आपको बोलेंगे कि 3 सर्कल और 4 लाइन को लेके मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने बने? 3 सर्कल और 4 लाइन को लेके मैक्सिमम कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट? नहीं 24 सॉरी सर्कल और लाइन को यूज करके मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने बनाना? आपको एक सोचना चाहिए ना कि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, आप चलो केसेस बताओ, क्या क्या केस बन सकते हैं? क्या क्या हो सकता है? सर्कल सर्कल के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना सकते हैं, सर्कल लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो 2 सर्कल कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना सकते हैं? 2। पर सर्कल 3 है, 3 2 पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए 2 सर्कल चाहिए होगा, कौन से 2 सर्कल? 3 में से 2 सर्कल, और सर्कल जब इंटरसेक्ट होंगे मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो 2 सर्कल 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे सकते हैं, तो सर्कल सर्कल मिला के 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेंगे, सर्कल सर्कल मिला के 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बने, सॉरी 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 मिले। अब लाइन और सर्कल मिला के कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेंगे? तो कितनी लाइन और कितने सर्कल चाहिए? PC1 एक सर्कल एक लाइन, और ये भी तो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना सकते हैं, तो 24 है। फिर लाइन लाइन के साथ भी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना सकते हैं, उसमें तो इंटू 1 ही होगा क्योंकि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4C2 का, तो टोटल 36। एक बार ये जो असाइनमेंट इसको करो अभी आप, ये 2025 में
25 ग्रुप में आपने भेजा था तो मैं तो बोला था 25 मत सारे कर लिए कौन से सेकंड में से टेस्ट बढ़ाओ पूरा बड़ी स्टेप समझ The number of six-letter words with or without meaning that can be formed using the letter of the word may suggest any letter that appears in the word must appear at least twice. हमने चार केस बनेंगे। The number of six-letter words with or without meaning that can be formed using the letter of the word may मतलब मैथ में कितना अल्फाबेट है? 5। आपको कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 8। और आपको बोला गया है कि सब्जेक्ट any letter that appears in the word must appear at least twice. कोई भी लेटर आप सिलेक्ट करोगे उसको कम से कम 3 बार से यूज करने हैं, कम से कम 2 बार से यूज करने हैं, 3 बार से 2 बार। पहला केस तो 5C1 5 एक लेटर सिलेक्ट किया उसको यूज कर लिया तो 6 प्लस मैंने 2 को यूज किया 3 बार। अब उसमें केसेस बनेंगे। जब 2 यूज करते हो तो सपोज आपने एम और ए को सिलेक्ट किया तो क्या क्या हो सकता है? एम 5 बार और फिर एम 4 बार और ए सपोज 2 बार। एक ये पॉसिबिलिटी मिनिमम 2 बार तो यूज करना ही करना है। ये एक हो सकता है एम 3 बार ए 3 बार, ठीक हो गए? फिर ए 4 बार ये तीनों के 5C2 के साथ मैं लूंगा। 5C2 के साथ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कब के पास हो जब मैं 2 लेके चल रहा हूँ? फर्स्ट और सेम नहीं होगा। 4 एम और 2 ए को यूज कर लूंगा और 2 एम और 4 ए को यूज करने के सेम केस 4 और 2 वाले केस में मतलब फर्स्ट केस में ए भी आ ही जाएगा कैसे आ जाएगा? यहाँ पर मेरे पास 4 एम है और 2 ए है। अब मैं उसमें से एक लेटर बना रहा हूँ और मैं 4 ए और 2 एम से सिलेक्ट कर तो सेम वर्ड कैसे बनेगा? एक वर्ड में मतलब 5C2 तो अवॉर्ड है, तीनों के लिए 5C2 है। काम करते हैं, ये सब छोड़ दो, मुझे ये लेटर बनाना है। अपने तीनों अलग अलग करते हैं। 5C2 इसलिए कि मैंने 5 में से 2 लेटर सिलेक्ट किया। सपोज वो लेटर मेरा सिलेक्ट हुआ एम और ए। अब एम मैंने 4 बार लिया और 2 बार ए लिया, उसमें तो मुझे वर्ड बनाना है। तो क्या लिखूंगा मैं? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब मैंने 5 में से 2 लेटर लिए तो एम और ए लिया, बट वो एम और ए में मुझे एम को 2 ही बार यूज करना है बट ए को 4 बार यूज करना है। ठीक है, मैं जब 5C2 ले रहा हूँ तो 2 जो लेटर ले रहा हूँ तो उसमें एम और ए मुझे कितनी बार यूज करना मेरी इच्छा है। तो मेरे लिए 4 एम और 2 ए अलग केस है और 4 ए और तो उसके लिए 5C2 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर मैं 2 एम और ए से लेके पर एम 3 बार और ए 3 बार, तो उसका अलग से वापस 5C2 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। राइट, तो मैंने तीनों से 5C2 पहले कॉमन ले लिया था। एम 2 बार सिलेक्ट कर रहे हैं और वो सब एम 2 बार सिलेक्ट नहीं करेगा आप, सिलेक्ट एम और ए मतलब सिलेक्ट इन द सेंस कि ये इसमें एम 2 बार है तो वही केस में ए भी तो 2 बार आ ही जाएगा ना, तो फिर हम लास्ट केस सेम ही नहीं हो जाएगा। आप ज्यादा कंफ्यूज कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आप गलत देख के सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि डबल एम और 4 ए से जो वर्ड मिलेगा और आपको वर्ड काउंट करना है, आप क्या सिलेक्ट करो मैटर नहीं करना है, मैं वर्ड क्या बना रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है इससे जो वर्ड बना होगा इससे जो वर्ड बना होगा सेम आएगा? क्या लग रहा है? अलग अलग वर्ड तो अलग अलग मिलना है। तो और सिलेक्ट आप एम और ए कर रहे हो, फिर उसके बाद मैं एम को कितनी बार यूज कर रहा हूँ, ए को कितनी बार यूज करूँ मेरी इच्छा। मतलब कि जो केसेस बन सकते मुझे सारे लेने पड़ेंगे। फिर ये हुआ 2 लेटर सिलेक्ट करने का, फिर आप 3 लेटर सिलेक्ट तो वही इसमें कंफ्यूजन था कि ये 2 इंटू 2 फिर 3 से वो अगर 3 और लोगे तो फिर 2 यूज करोगे, 4 लोगे तो
वो आ गया 4 और 2 वाला 4 और 2 वाला AC में आ गया AC में आ गया। है ना, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। 5 और 1 वाला पॉसिबल Possible नहीं है। और एक केस